हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब। आज काफ़ी टाइम बाद हमारा दोबारा से इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि वही है, मैं बीच में कोई वीडियो नहीं डालता, बस एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता हूँ। वैसे अगर आपको चाहिए कि भाई बीच बीच में कोई टॉपिक्स में कवर करा दूँ, सो कमेंट करके बताना। एंड हाँ, आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस क्वेश्चंस कह लो आप, या फिर ये कह लो कि पूरा कंप्लीट सिलेबस। एंड हाँ, एक चीज़ और, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने चीज़ों को डिटेल में रखा है ताकि आपका थोड़ा बेस बने। जो पहली यूनिट है उसके बाद थोड़ा इजी में और शॉर्ट में रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी जल्दी आप उसको पढ़ पाओ इजी लैंग्वेज में। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। अभी मैं और वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और, इन चीज़ों की टेंशन लेने की नहीं है कि और वीडियो कब आएगी कब आएगी। आपके जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे आप कमेंट करके बता देना, उसी टाइम पे मैं सारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दूंगा। एंड अब भी करता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी मैं कर ही रहा हूँ प्रिपेयर, क्योंकि इस बार मुझे काफ़ी सारी वीडियोस दोबारा से बनानी पड़ेंगी। सो करते हैं स्टार्ट। एंड हाँ, एक चीज़ और, अगर आप में से जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या फिर आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, या आपने कुछ और कंटेंट क्रिएशन या कुछ भी आपने खुद का स्टार्ट किया है जो कि मैंने पहले कहा था आपको करने के लिए, कमेंट करके बताना ज़रूर से। और जिन्होंने नहीं किया है कर लेना। एंड आप एक चीज़ का प्रॉमिस करो कि अगले साल आप कैट का एग्ज़ाम ज़रूर दोगे। नवंबर में, जनवरी नवंबर में ही होता है ये। सो नवंबर में ऐसे ही होता है, मतलब लास्ट के महीनों में होता है, सर्दियों में। सो उसी टाइम पे आप इसको देना। अगले साल आप दे पाओगे क्योंकि आपका लास्ट ईयर है फिफ्थ सेमेस्टर में। सो प्रॉमिस करो इस चीज़ का कि आप ज़रूर दोगे। एक चीज़ और बताता हूँ, आप एग्ज़ाम दोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे कभी भी। तैयारी करो एक साल है अच्छे से। तो कमेंट करके बताना किस किस ने स्टार्ट किया और कौन क्या कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिक्स है कि हम भाई प्लानिंग करते हैं, रिक्रूट करते हैं लोगों को, फिर उसको उसके बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। रिक्रूटिंग क्या होता है, उन लोगों को बुलाना कि भाई आप, हमने एप्लीकेशन इशू करी है कि लोग आएँ। अब आपने कोई वैकेंसी आई, आपने उसको किया, उसमें से सिर्फ 5-6 लोग आए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर लोग आएंगे तो आपको नंबर ऑफ़ चॉइस ज़्यादा मिल जाएंगे कि आप भाई 100 लोगों में से आपको 4-5 लेने हैं, तो आपको सबसे बेस्ट कैंडिडेट मिल सकते हैं। लेकिन आए 10 लोग हैं तो उसमें से 4-5 को सिलेक्ट करोगे। तो इसीलिए रिक्रूटिंग इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना ज़रूरी रहता है। सो ये रिक्रूटिंग एक प्रोसेस रहता है। इसमें भी सेलेक्टिंग क्या रहता है, उनको सेलेक्ट करना, डेवलप करना, मोटिवेट करना, कंपनसेटिंग, उनको पैसे देना, उनको रिटेन करके रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये होता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स है एंड उसका मैनेज करना, इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो डैट बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल्स गोल कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली, ताकि भाई दोनों के दोनों गोल अचीव हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाए और इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाए, उसे पैसे मिल जाएं, वो अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर पाए। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एचआरएम के, ये आ सकते हैं। देखो चीज़ें आती हैं कैसे, मैं ना बीच बीच में आपको बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसको तो आप छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है, आपको पता ही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एक्वायर करना एम्प्लॉय को, रिटेन करना, डेवलप करना एम्प्लॉयज़ को, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना, मोटिवेट करना उनको टाइम के साथ कि भाई रिवॉर्ड दे दिया, कोई मेडल दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, बोनस दे दिया, ताकि दूसरे एम्प्लॉय भी मोटिवेट हों और वो भी और काम करे। रिटेन करके रखना, ठीक है। मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिलेशंस, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस, ये सारी चीज़ें आपको बताइए। एचआरएम का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है। इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंसेस मतलब जितने भी एम्प्लॉयमेंट के रूल्स रेगुलेशन हैं उनके साथ कंप्लाई करके चलना, कि भाई हम किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत ना कर दे, कहीं कोर्ट में जाके केस हो जाए कि गवर्नमेंट ने ये करने से मना करा था वो ही हमने कर दिया। सो इसीलिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ गलत ना करें, लेबर लॉस को फॉलो किया जाए। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये तो होता ही है। सो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, आप इनको कर लेना, ठीक है। इनको इतना ज़्यादा ध्यान से भी नहीं करोगे तो कोई नहीं आएगा, तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये तो आप बना बना के लिख ही सकते हो। आगे करते हैं। नेक्स्ट है मेजर फंक्शंस ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, ये मतलब मेजर है। ये थोड़े बड़े स्केल पे जो होते हैं ना, जो मेन फंक्शंस होते हैं वो ये हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्स का प्लान करना, कितने चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए, ये सब।
उनको रिक्रूट करना जो मैंने आपको बताया, सिलेक्शन करना, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग चीज़ होती हैं। ट्रेनिंग करना मतलब कि कोई उसको काम सिखाना, डेवलपमेंट करना मतलब फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, ये आपको पता ही है कि उसको भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रिवॉर्ड देना, कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए काम करना, कैरियर डेवलपमेंट उसका, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो ये सारी चीज़ आते हैं, मेजर फंक्शंस होते हैं एचआरएम के। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये दोनों स्लाइड इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एचआरएम आपका सब्जेक्ट है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन ना आए कि एचआरएम होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर आती हैं, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। बड़े क्वेश्चन में आता है ना, जिससे एक क्वेश्चन होता है जो 15 नंबर के होते हैं, 2-3 पार्ट में स्प्लिट रहते हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन हायर द राइट पीपल, कि भाई हम सही लोग को हायर करें, इसीलिए ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा जा सके। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार छोड़ के ना आ जाएं ऑर्गेनाइजेशन को, कि हमें बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं। उससे क्या होता है, मान लो कोई एम्प्लॉय आया, अच्छा एम्प्लॉय था, वो काम अच्छा कर रहा था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया। अब क्या होगा, कंपनी को क्या पता वैसा एम्प्लॉय अच्छा मिले ना मिले, कैसा मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा फिर और उनका खर्चा आएगा नया एम्प्लॉय हायर करने के लिए, क्योंकि वो फिर दोबारा करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे कि हमें चाहिए इस पोस्ट पे कोई पर्सन चाहिए, ऐसे। डेवलप्स एम्प्लॉय स्किल, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, क्रिएट्स बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। सो ये सारी इंपॉर्टेंस थी एचआरएम की, इनको अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि सपोज एबीसी कंपनी है, उसको 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा कि भाई ये देखेगा, आइडेंटिफाइज द रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइज वैकेंसी, वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट देखेगा, एडवर्टाइज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा, फिर उनको सैलरी देगा, इंसेंटिव देगा। ये सारा का सारा काम जो होता है वो एचआरएम का होता है। आप एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हो, अच्छा लगता है क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अच्छे से समझा पाते हो। अगर किसी को आपके पॉइंट्स नहीं समझ आए तो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ सकता है। सो अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरशिप, HRBP, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ HRBP, तो आपको पूरी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। एंड ये नया टॉपिक है, ठीक है। सो इसको अच्छे से करना, क्योंकि HRM में ये नहीं पढ़ाया जाता था पहले, लेकिन अब ये नया टॉपिक आया है थोड़ा सा, क्या होता है करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरशिप is an approach in which the HR professional works as a strategic partner with business managers to solve business problems and achieve organizational objectives through effective management of human resource। मतलब कि इसमें क्या है, जो human resource management जो करता है ना, एम्प्लॉय को हायर करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको सैलरी देना, इसके अलावा ये कुछ और काम करते हैं। ये पुराने काम नहीं करते कि भाई जो पुराने काम होते थे जो मैंने अभी आपको बताए, उसके अलावा HRBP में क्या होता है, ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। वर्क एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद बिजनेस मैनेजर, एक बिजनेस जो मैनेजर होता है उसके साथ एक पार्टनर की तरह काम करते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या क्या काम करवाते होंगे ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हैं। HRBP हेल्प्स बिजनेस डेवलप एंड इम्प्लीमेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज, ये भी हेल्प करते हैं, जो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाता है उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई हम भी आपकी हेल्प कर देंगे, हम एम्प्लॉयज़ ये सारे मिलके काम करवा देंगे आपका। एम्प्लॉय एडवोकेट, ठीक है, ये एम्प्लॉय के एक तरीके से एडवोकेट टाइप होते हैं कि रिप्रेजेंट एम्प्लॉय कंसर्न एंड हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, कि भाई जो भी एम्प्लॉय होता है वो कुछ परेशान है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो HRBP है, जो ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरशिप है, इसके अंदर क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है एंड ये बिजनेस के साथ, मैनेजर्स के साथ उसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
चेंज एजेंट हेल्प एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंजेस। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉय को दोनों को हेल्प करते हैं चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। कोई नया रूल रेगुलेशन आ गया, कोई नई चीज़ हो गई, सो उसको साथ में हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, टैलेंट मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि हेल्प्स आइडेंटिफाई डेवलप एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ को, उनको ट्रेन करते हैं, उनको उनका टैलेंट इंक्रीज़ करते हैं, उनको अपने पास रिटेन करके रखते हैं। ये भी इनका काम होता है, ठीक है। बिजनेस पार्टनर्स का, एचआर बिजनेस पार्टनर्स का। बिजनेस एडवाइज़र भी होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस एडवाइज़र, सपोर्ट मैनेजर्स इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, की जो मैनेजर है उसको बताते हैं कि आप एक काम करो इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि जो पुराने एचआर है वो क्या करेंगे, एम्प्लॉय आएगा उसको हायर करेंगे, सैलरी देंगे, बाकी सारा का सारा जो भी काम है सब कुछ करवाना वो किसका काम है, मैनेजर का है। मैनेजर को काम करवाना है ना सारा का सारा अपनी कंपनी का। मैनेजर तो एक लिस्ट दे देगा कि भाई ये पकड़ो, मुझे ऐसी ऐसी स्किल्स वाले बंदे चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है भाई कर देते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट सारे एम्प्लॉय हायर करके उनको पकड़ा देगा, उसके बाद मैनेजर जाने। लेकिन एचआर का काम क्या होगा, बस कि भाई देखना, एचआर पॉलिसीज़ देखना, उनको सैलरी प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ एचआर बिजनेस पार्टनर अलग होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उनका यही काम नहीं होता कि भाई एम्प्लॉय हायर करके दे दिया। ये ध्यान भी रखते हैं कि एम्प्लॉय अपना टैलेंट को इंक्रीज़ कर पा रहा है कि नहीं, उसमें कुछ टैलेंट निकल रहा है, वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर पा रहा है कि नहीं। मैनेजर के साथ ही बात करते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है वो एम्प्लॉय, कुछ हम नया ला सकते हैं, कोई रिवॉर्ड सिस्टम ला सकते हैं नया जिससे वो और मोटिवेट हो जाए। सो ये होता है रोल ऑफ एचआर बिजनेस पार्टनर। एंड हाँ, आप सभी क्या करा करो कि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले देखना स्टार्ट कर दिया करो, या फिर 1-2 हफ्ते पहले जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि मैं तो वीडियो जल्दी अपलोड कर देता हूँ एंड सेमेस्टर 3 की जल्दी हो जाएगी। उसके बाद आती रहेंगी फटाफट, सारे सेमेस्टर की वीडियो आ जाएंगी। एंड हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एकदम से एग्ज़ाम टाइम पे अपने माइंड में स्टोर करके रखना थोड़ा मुश्किल रहता है, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। आगे करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर बिजनेस पार्टनरशिप। अब क्या होती है बिजनेस पार्टनरशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है एचआर में, एचआर बिजनेस पार्टनरशिप। सो इसमें क्या होता है, कनेक्ट एचआर विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एचआर को बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट करा जाता है। मतलब एचआर का ये काम नहीं है कि भाई एम्प्लॉय हायर करके दे दिया, उसका काम यहाँ पर और आगे बढ़ जाता है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन टैलेंट मैनेजमेंट। ये चीज़ आप लिख सकते हो कि टैलेंट मैनेजमेंट को, टैलेंट रिटेन करना, इन सब को ध्यान देते हैं ये। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कि भाई सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को सपोर्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये सारे पॉइंट आप बेसिक से लिख सकते हो, तो हर जगह लिख सकते हो आप। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, आप कैसे लिख सकते हो कि भाई पार्टनरशिप का काम है, ठीक है। आप ऐसे समझो पार्टनरशिप का काम है तो साथ मिलके करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। हेल्प्स डेवलप फ्यूचर लीडर्स, ठीक है। अब इनका क्या है, आप सोचोगे कि क्या पुराने एचआर ये काम नहीं करते, वो नहीं करते। क्यों, उनका काम तो बस क्या है, एम्प्लॉय को बुलाना, एम्प्लॉय को हायर करना, और कोई एम्प्लॉय के अगर आगे से आता है कि भाई इस एम्प्लॉय को निकाल दो तो उसको निकालना और उसको सैलरी देना, बस ये काम होता है। वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बेसिक एचआर का ही होता है। लेकिन एचआर बिजनेस पार्टनरशिप में काम और बढ़ जाता है। सपोज एग्जांपल ले लो आप, सपोज अ कंपनी वांट्स to open 20 new branches. The HR business partner studies how many employees are required, what skills they need, how much recruitment will cost, and what training is necessary. HRBP then works with the management to prepare the workforce plan. I hope आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो क्या था, मैनेजर था, उसने बोल दिया भाई ये चाहिए एम्प्लॉय, हमें ऐसे ऐसे चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ये काम है, तो आप देख लो। लेकिन अब क्या है, अब ये मिलके देखते हैं, सारा काम करते हैं कि भाई क्या कहाँ से लेके आने हैं, क्या रिक्रूटमेंट करना है, कितनी सैलरी होगी, कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन का काम और अच्छे से कर सकते हैं। सो ये सारा काम एचआर बिजनेस पार्टनरशिप में होता है, ठीक है। एचआर बिजनेस पार्टनर्स करते हैं, पार्टनरशिप एक पूरा वो है, एक ब्रांच टाइप है, एंड इसके अंदर एचआर बिजनेस पार्टनर काम करते हैं। नेक्स्ट है एचआरएम पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि गाइडलाइंस होती हैं, आर फॉर्मल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट एंड गाइड डिसीजंस एंड एक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब कि सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि भाई एक एम्प्लॉय अगर कुछ ऐसा करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, फ़ाइन होगा, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, या जो भी है।
ऐसे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी होती है कि किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत होता है तो ये एक्शन लिया जाएगा, यहाँ से लिया जाएगा, सारा रूल्स रेगुलेशन लिखा होता है एचआरएम पॉलिसीज़ के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एचआरएम पॉलिसीज़ के, आप खुद सोचो कि कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा कि भाई गाइडलाइंस के लिए होगा ताकि मैनेजमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन रह सके, ठीक है, लेबर लॉज के साथ कंप्लाई करा जा सके। ऐसा ना हो कि भाई कोई भी रूल्स रेगुलेशन अजीब अजीब बना दिए जिससे कि एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है एंड कोर्ट में केस चल रहा है कंपनी के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो बेसिक सा यही है कि एचआरएम पॉलिसी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्लियर गाइडलाइंस मिल सकें कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सब कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके एचआर डिसीजंस में। इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कि भाई किसी के साथ कुछ गलत ना हो, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, कंप्लाई विद लेबर लॉज टू इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशंस, टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टू रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कि भाई आप क्लियर रूल्स रेगुलेशन दे दो, कल को कुछ भी होता है तो आप बोल देना कि भाई हमारे रूल्स में लिखा था, आपको ये करना अलाउड नहीं था, आपने फिर भी किया, आप पे फाइन होगा, पेनल्टी लगेगी या जो भी है, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। सो ये सारी एचआरएम पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। अब कैसे ये आ सकता है कि भाई कैसी टाइप्स की पॉलिसीज़ होती हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एचआरएम क्या होता है, ठीक है, ये आएगा क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट ही ये है। आपका जो सब्जेक्ट है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्या एचआरएम क्या होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा एचआरबीपी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनरशिप, ये भी एक अलग टॉपिक था, इसको भी अच्छे से करना है आपको। एचआरएम पॉलिसीज़ ये आपको पता ही चल गया, बेसिक सा जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाए जाते हैं। अब मेजर टाइप्स की पॉलिसीज़ क्या होती हैं भाई, एक होती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ठीक है, कि प्रोवाइड गाइडलाइंस रिगार्डिंग हायरिंग एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, कि भाई उनको कैसे हायर करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया होगा, इसकी पॉलिसी। ऑल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू एन इंटरव्यू एंड स्किल असेसमेंट। सो ये सारा का सारा होता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर कि आप रिक्रूट कैसे करोगे। प्रमोशन पॉलिसी की भाई इनको प्रमोशन कैसे मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशन के ऊपर मिलेगा, कितना एक्सपीरियंस के ऊपर, या क्या परफॉर्मेंस करेंगे वो तब जाके मिलेगा। सो ये सारा लिखा रहता है प्रमोशन पॉलिसी के अंदर। कंपनसेशन के अंदर क्या लिखा रहता है कि भाई उनको पूरी गाइडलाइंस रहती हैं कि भाई अगर इतना काम करेगा तो बोनस मिलेगा, अगर ऐसा काम करेगा तो बोनस मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी। ये सब किस में लिखा रहता है, कंपनसेशन पॉलिसी के अंदर। लीव पॉलिसी क्या है भाई, वही छुट्टी कि आप किस टाइम पे, स्पेसिफाइज द टाइप्स एंड कंडीशंस ऑफ लीव अवेलेबल टू एम्प्लॉयज़, कि भाई आप इमरजेंसी लीव हो गई कोई, या एकदम से हो गया कुछ काम का हो गया, या आप बता के नहीं गए सो उस पर फ़ाइन लगेगा, या आपको सैलरी नहीं दी जाएगी एक दिन की। सो ये सारी जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है वो इसमें लिखा रहता है। इसीलिए आपको कोई कंपनी ज्वाइन करने से पहले पूछना चाहिए कि भाई आपकी एचआर पॉलिसीज़ क्या हैं, कैसे कैसे आप कंपनसेट करते हो और क्या क्या आपका लीव का रहता है, ये सब। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी होती है कि भाई आप कैसे उनको ट्रेन करोगे, कैसे उनकी स्किल्स को डेवलप करोगे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी, डिफाइंस हाउ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड, कि भाई कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसने इतना काम कर दिया, या इसके सेल्स के बेस के ऊपर इवेल्युएट करें कि भाई इसने इतनी सेल्स करवा दी, इतना प्रॉफिट जनरेट करवा दे कंपनी का, ऐसे परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे। ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी के अंदर लिखी रहती हैं। सो नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एचआर पॉलिसीज़। क्लियर होनी चाहिए भाई, सारी बातें इसमें से अच्छे से फेयरली लिखी रहनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिख रहे हो जिसमें सिर्फ कंपनी का ही फ़ायदा हो रहा है, आपका कुछ हो ही नहीं रहा, आपका नुकसान ही है। चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो, आपको इतना बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि आप जितना अच्छा करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि भाई टाइम के साथ आप उनको चेंज कर सको, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, बार बार ऐसा नहीं कि बार बार कुछ बदल के नया ला रहे हो, बार बार चेंज करे जा रहे हो, एम्प्लॉयज़ को समझ ही नहीं आ रहा क्या नया रूल आ गया, कुछ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। लीगल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बाकी आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो और अच्छे से समझने के लिए। सो ये होते हैं गुड अच्छी एचआर पॉलिसीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है एचआरएम इन अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है भाई, आप बाहर के देश की कंपनी में जाओगे, कोई बड़ी एमएनसी है, ठीक है, जो पूरे बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, तो ऐसा भी तो होगा ना कि उसकी कंपनी के अंदर अलग अलग कंट्री से लोग आएंगे, ठीक है। जैसे अपना गूगल में होता है, बहुत सारे इंडिया के लोग भी रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से आते हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए। सो ये होता है। सो एचआरएम इन अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट refers to the management of human resource
in organization that operates across national and international boundaries and face competition from businesses around the world. Globalization has made it possible for companies to operate in a different countries. Therefore, HR managers need to manage employees from different culture, countries, language and backgrounds. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कोई बड़ी एमएनसी होती है वो अलग अलग देशों से लोग आते हैं, उनको मैनेज करना होता है। आप खुद बताओ, कोई इंडिया से गया, ठीक है, कोई बांग्लादेश से गया, कोई अलग कंट्री से गया, कोई नेपाल से गया, कोई चाइना से गया, कोई ऑस्ट्रेलिया से गया, सारे काम करने के लिए कहाँ पर गए? गूगल में गए। आप खुद बताओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि चाइना में कोई किसी डे पे फेस्टिवल हो, ठीक है, और गूगल पे वो ना मानते हो, वहाँ पर यूएस में ना कहते हो कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ फेस्टिवल होता नहीं है, आपके यहाँ होता होगा। अब उस पर्सन को मैनेज कैसे करना है? अब वो मांग रहा है छुट्टी कि हमारे यहाँ तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, भाई आपके यहाँ नहीं करते तो हमारी क्या गलती? ठीक है, वो तो बोलेगा हम तो चाइना में बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो इसको कैसे मैनेज करना है? ये होता है, ये एक जो एचआर मैनेजर होता है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा सिर दर्द रहता है, क्योंकि भाई एक उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इनमें बहुत सारे अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, उनकी अलग अलग छुट्टियां रहती हैं, क्योंकि हर कोई अलग कल्चर से आता है, हर कोई अलग तरीके का ट्रेडिशन फॉलो करता है। ठीक है, सो ये होता है। मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज में हैव डिफरेंट वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड वर्किंग स्टाइल। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू फाइंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो ये भी एक चैलेंज रहता है कि जो बड़ी कंपनी होती है जो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, उसको एक अच्छे एम्प्लॉय नेशनली इंटरनेशनली एक्वायर करना काफ़ी मुश्किल रहता है। जैसे कोई बड़ी कंपनी इंडिया में आती है तो उसको इंडिया के एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, वो बाहर से भी एम्प्लॉय बुलाएगी कि भाई आप भी मैनेज करो, आप एक्सपीरियंस हो पहले से। ठीक है, सो ये चैलेंज रहता है एचआरएम के लिए ग्लोबल। नेक्स्ट है डिफरेंट लेबर लॉज। देखो, हर कंट्री के जो लेबर लॉज रहते हैं, जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनको मैनेज करने के जो लॉज रहते हैं ना, वो एकदम अलग रहते हैं। अब आप खुद सोचो, इंडिया में क्या रहता है भाई? खूब काम करवाओ दबा के, ठीक है, सुबह बुलाते हो 9 बजे, शाम को 6 7 8 बजे छोड़ो इनको, ऐसा रहता है। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे जापान हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर ये सब नहीं होता। वहाँ 5 बजे या 4 बजे जो इनका टाइम दिया है, उस टाइम जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी काम हो। एंड जो उनका बॉस होता है वो संडे को, उनके जो लीव डेज होते हैं, उन पे कॉल भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ आप गए हो वेकेशन पे, काम करो भाई, ठीक है, ऐसा रहता है। सो डिफरेंट जो लेबर लॉज होते हैं ना, उनको भी संभालना काफ़ी मुश्किल रहता है। अब यहाँ से इंडिया से कोई कंपनी जाए, ठीक है, वो भी इंडिया में ऑपरेट कर रही है पहले, और अब वो इंटरनेशनली बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहती है और वो चली जाए जापान में बिजनेस करने के लिए, आपको लगता है कि वहाँ वो काम करवा पाएगी उनसे कि भाई आपको 7 8 बजे तक काम करना पड़ेगा और हम आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं देंगे, भाई जितना है आपका सैलरी उतना ही मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होने का, वहाँ तो केस होके कंपनी वापस आ जाएगी। सो ये मुश्किलें रहती हैं कंपनी के पास, उनको हर एक कंट्री के जो डिफरेंट लेबर लॉज रहते हैं उनके साथ कंप्लाई करना पड़ता है, तभी वो सर्वाइव कर पाती है। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग देशों से लोग आते हैं तो एक लैंग्वेज बैरियर बन जाता है। कंपनसेशन डिफरेंस रह जाता है, भाई वहाँ पर आप इंडिया में तो दे रहे हो 25,000 में काम करवा रहे हो आप 9 10 10 घंटे डेली, और वहाँ पर आपको देने पड़ रहे हैं 60 70 हज़ार रुपये, और वो काम भी 8 घंटे 7 घंटे करके जा रहा है। सो ये रहता है। सो ये आगे के आप कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिटेल में, वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। आगे करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम इन ग्लोबल कंपटीशन। एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल कंपटीशन में? ग्लोबल कंपटीशन मतलब कोई कंपनी यहाँ से जाती है बाहर के देश में, उसका कंपटीशन बाहर के देश की कंपनियों के साथ रहेगा। इसीलिए एचआरएम क्यों ज़रूरी है? एचआरएम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ग्लोबली टैलेंट को एक्वायर करने में हेल्प करता है, अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई कंपनी यहाँ से गई, जैसे टीसीएस गई, बाहर की कंट्री में गई, एंड वो क्या करेगी, अलग अलग देशों से एम्प्लॉयज़ को बुलाएगी, उनको काम देगी ताकि उसकी और ग्रोथ हो सके। डेवलप्स एम्प्लॉयज़ इंटरनेशनल स्किल्स, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इससे क्या होता है एचआरएम से? ये कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छा टैलेंट एक्वायर करते हैं अलग अलग कंट्री से, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये करते हैं, ये अलग अलग देशों से, बहुत सारी कंट्रीज से ये अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं ताकि इनकी जो कंपनी है वो बेस्ट से बेस्ट बन सके और दूसरों को कंपटीशन अच्छे से दे सकें।
हेल्प्स मैनेज कल्चरल डाइवर्सिटी, HRM जो होता है वो अलग अलग जो कल्चर के लोग होते हैं इनको मैनेज करने में भी हेल्प करता है। सपोर्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू ग्लोबल चेंजेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सपोज टाटा कंसल्टेंसी है, operates in India, the US, the UK and other countries. Its HR department must manage employees from different culture, follow different employment laws and provide appropriate compensation and training. This is HRM in globally competitive environment। कि भाई जो इनका HR है, HR डिपार्टमेंट है, उसको देखना पड़ेगा कि यूएस में अच्छे से पेमेंट हो, जहाँ ये यूएस में ऑपरेट करें यूएसए में, वहाँ पर ये अच्छे से कंपनसेट करें। वहाँ नहीं चलने वाला 20-25 हज़ार रुपये में, वहाँ तो इतना सब्जी का खाने का खर्चा रहता है उनका। ठीक है, यूके में अलग तरीके से कंपनसेट करें वहाँ की लाइफस्टाइल को देख के। क्यों? क्योंकि वहाँ जैसा अच्छा काम वैसा अच्छा दाम। सो यही रहता है। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है फंक्शनल HRM। फंक्शनल HRM refers to the performance of specific human resource activities and functions that help an organization effectively manage its employees. In simple words, functional HRM focuses on the day-to-day HR activities required to manage employees। ठीक है, बेसिक से ये है कि आप ओवरऑल एक बड़ा फंक्शन परफॉर्म ना करके डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि भाई एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, उसकी डेली की डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको मैनेज करना। मेजर फंक्शंस क्या होते हैं? मेजर मतलब बड़े जो फंक्शंस होते हैं जो कि आपको याद रखने हमेशा, तो बेसिक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सेम टू सेम है वैसे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन मैनेजमेंट, इनको तो याद रख लेना, रट लेना इनको। ठीक है, ये लिखने ही आपको है हर जगह, जहाँ भी आपका HRM आता है, मेजर फंक्शंस आते हैं, आप वहाँ ये लिख सकते हो। ठीक है, सो आपको समझ में आएगा फंक्शनल HRM मतलब जो फंक्शन, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करना एम्प्लॉयज़ की। अब करते हैं आगे। एंड मैंने इसलिए एग्जांपल्स रखे हैं ताकि आपको कुछ समझ ना आए तो आप एग्जांपल पढ़ के समझ सको। उससे क्या होगा, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल HRM। क्या इंपॉर्टेंस है? इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि भाई जो एम्प्लॉय है, आपने एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करा जिसको आप 1 लाख रुपये सैलरी दे रहे हो मंथ की। ठीक है, 12 लाख रुपये का आप उसको पे कर रहे हो। अब ऐसा ना हो कि वो भाई बैठा हुआ आराम से लैपटॉप चला रहा है, अपना काम कर रहा है, मन कर रहा है, नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा, आपका जो रिसोर्स है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होगा। आपने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं, आप उसको पैसे देते हो, पे करते हो उसको, एंड वो अच्छे से काम ना करे तो ये नहीं होता। तो फंक्शनल HRM का काम क्या होता है कि भाई वो अच्छे से काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या, उसने टास्क पूरा किया कि नहीं किया, उसने कुछ सेल्स करी कि नहीं करी, इन सब का ध्यान रखना होता है। वही वो सेल्स डिपार्टमेंट भी देखता है, बट ओवरऑल उसने कितना काम किया, कैसा उसका परफॉर्मेंस चल रहा है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, हेल्प रिक्रूट सुटेबल एम्प्लॉयज़, डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स। ये इंपॉर्टेंस होते हैं फंक्शनल HRM की कि भाई इनको एक अच्छे सुटेबल एम्प्लॉय को रिक्रूट करना। ठीक है, डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, कि भाई एम्प्लॉय छोड़ के ना जाएं, एक ही एम्प्लॉय 4-5 सालों तक काम करता रहे कंपनी के अंदर। मेंटेन्स एम्प्लॉय डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप एग्जांपल के थ्रू समझो क्या होता है फंक्शनल HRM। एक कंपनी थी, अ कंपनी रिक्रूट्स 50 एम्प्लॉयज़, गिव्स देम ट्रेनिंग, evaluate their performance, provide salaries and incentives and manage their leave and welfare. These activities represent functional HRM। so वो ये सारा का सारा देखो, जहाँ भी HRM आता है वो थोड़ा थोड़ा बेसिक सा हर जगह सेम रहता ही है। ठीक है, सो ये आप फंक्शनल HRM ये होता है कि उनकी सैलरी देना, इंसेंटिव देना, उनके फंक्शन मैनेज करना, कि भाई उनको लीव देना, उनको लीव पे पेड लीव है कि नहीं है, उस सब को मैनेज करना, ही होता है फंक्शनल HRM। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से करके रखना है। ठीक है, एक वो था, ठीक है, जो हमने शुरू में पढ़ा, और एक अब ये है SHRM। ठीक है, इसको अच्छे से करना है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग एन organization's human resource policies, practices and activities with its overall business strategy to achieve long-term organizational
ऑब्जेक्टिव्स। सो यही होता है स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटेजिक जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, वो क्या करता है स्ट्रेटजी, वो सारी की सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं इसको कंपनी के साथ अलाइन करता है ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटजी के साथ, कि बिजनेस जो है वो एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने की सोच रहा है। तो जो एचआर है वो सारा का सारा उस पर ध्यान लगाएगा और वो सारा का सारा स्ट्रेटेजिकली काम करेगा, सारी पॉलिसीज़ को ऐसे बनाएगा कि वो जो नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं वो अचीव हो जाए टास्क। इसको मैं अच्छे से आगे समझाता हूँ। जैसा कि आपने पहले पढ़ा फंक्शनल एचआरएम, तो वो क्या था, डे टू डे एक्टिविटीज़ के काम संभालने का काम था। लेकिन स्ट्रेटेजिक एचआरएम किस पे काम करता है, लॉन्ग टर्म फोकस पे। मतलब कि इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है कि कोई कंपनी है वो कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रही है, सो उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बना दी कि आप बाहर जाओगे, आप बाहर ट्रैवल करोगे, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप जो रिसर्च करोगे उसके लिए हम कंपनसेट करेंगे आपको, आपका ट्रैवलिंग सारा पेमेंट करेंगे। ये सारी पॉलिसी बना दी इन्होंने, ठीक है। सो यही होता है स्ट्रेटेजिकली काम करना, अलाइन करना गोल को। ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी कोई नए प्रोडक्ट पे काम कर रही है और कंपनी ने कह दिया कि भाई सारे खर्चे खुद से संभालो, हम तो बस आपको सैलरी देंगे। ऐसा नहीं कर सकते, वो उनको खर्चे देखने पड़ेंगे भाई, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं जाके उस प्रोडक्ट पे बाहर दूसरी कंपनीज़ पे, ये सारी चीज़ें। सो उनको अच्छे से बनाना पड़ेगा और ऐसा भी करना पड़ेगा उनको कि अगर कोई एम्प्लॉय कोई अच्छा काम करता है, मतलब उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई ऐसा काम कर देता है जो बहुत ज़रूरी काम था और वो उसने कर दिया, तो उसको कंपनसेट भी करना, उसको बोनस भी प्रोवाइड करना, ये भी एक ज़रूरी हो जाता है। सो स्ट्रेटेजिक एचआरएम में क्या होता है, लॉन्ग टर्म फोकस रहता है, ठीक है। अलाइनमेंट विद बिजनेस स्ट्रेटजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एचआर जो प्लान्स होते हैं ना वो ऐसे बनाए जाते हैं कि वो बिज़नेस के प्लान के साथ जुड़ सकें। प्रोएक्टिव अप्रोच रहती है। सपोज़ आपका कॉलेज है और वो आपको चाहता है कि आप कुछ सीखो, आप कोई स्किल्स डेवलप करो, वो चाहता है कि आप प्रेजेंटेशन करो, तो वो क्या है, वो कैसे रूल्स बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा कि अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं करी तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, आपने प्रेजेंटेशन नहीं करी तो आपको कम मार्क्स दिए जाएंगे। सो वो ऐसे रूल्स बनाएगा कि आप वो काम करो, ठीक है। सो इसीलिए यही काम होता है स्ट्रेटेजिक एसएचआरएम में कि आप ऐसे स्ट्रेटेजिकली काम करा जाता है कि सारे जो होता है ना सारा काम, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं कि वो काम अचीव हो जाए। प्रोएक्टिव अप्रोच रहती है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है, ये सारे आप पॉइंट पढ़ सकते हो, फीचर्स होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है एसएचआरएम की, हेल्प बिजनेस लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म गोल के लिए हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है कि भाई हम दूसरी कंपनीज के साथ कंपटीशन कर पाते हैं। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, डेवलप फ्यूचर लीडर्स, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, इंप्रूव वर्कफोर्स प्लानिंग। सो बेसिक से आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। अब करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स और आगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एचआरएम एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम। सो आप पढ़ सकते हो कि फंक्शनल एचआरएम में क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, स्ट्रेटेजिक में लॉन्ग टर्म। इनका काम मेन डे टू डे ऑपरेशन का होता है, इनका काम स्ट्रेटेजिक का होता है। ये शॉर्ट टर्म होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। इसमें आप मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हो फंक्शनल में, और स्ट्रेटेजिक में आप एम्प्लॉय को यूज़ करके बिजनेस की जो यूजिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव बिजनेस स्ट्रेटजी, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड पेरोल होता है इसमें, लेकिन स्ट्रेटेजिक एचआरएम में लॉन्ग टर्म गोल को देखा जाता है, तो वो क्या करते हैं, बिल्डिंग टैलेंट फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। सो ये सारे आप पॉइंट पढ़ सकते हो एंड इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। सो आप ये लिख के आ सकते हो, आ भी सकता है क्या पता आ जाए डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एचआरएम एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम, ये आ सकता है, ऐसे देते हैं वो पॉइंट, ठीक है। आपको सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो लिख देंगे फंक्शनल एचआरएम, उसके 10 पॉइंट लिख देंगे, फिर आगे अगले पेज पे स्ट्रेटेजिक एचआरएम, उसके 10 पॉइंट लिख देंगे। आपको हमेशा डिफरेंशिएट करके लिखना है। वो जब डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं तो आप क्यों डिफरेंशिएट करके नहीं लिखते, आप पॉइंट्स में लिख देते हो। आप एक पेज लो, उस पर 2 लाइन, एक बीच में लाइन बनाओ, इस तरफ फंक्शनल, इस तरफ स्ट्रेटेजिक, और दोनों को कंपेयर करते करते 10 पॉइंट दिखा दो, ठीक है। आगे करते हैं। सो यहाँ से आपकी यूनिट 2 स्टार्ट होती है, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल अप्रोच। सो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल क्या होती है, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल रेफर्स टू द डिफरेंट स्टेजेस एन एम्प्लॉय गोज थ्रू इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू लीविंग इट। मतलब कि एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी लाइफ साइकिल कि वो जो एम्प्लॉय होता है वो कंपनी में आता है, ज्वाइन करता है और वो उसको लीव करता है। ये पूरा जो प्रोसेस आने से लेके जाने तक,
इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। क्या स्टेजेस होते हैं मेन, पहला होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉय, वही कंपनी के अंदर पोटेंशियल एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना। सेकंड होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो कि बेसिक से यही होता है, भैया आपको किसी कंपनी में ज्वाइन करना है तो पहले वो आपको बुलाएंगे, फिर आपको देखेंगे, आपका सिलेक्शन करेंगे, आपको हायर करेंगे, उसके बाद ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय, आपको नए एम्प्लॉय से भी मिलाएंगे ऑन बोर्डिंग के टाइम पे। डेवलपमेंट होगा आपका, ट्रेनिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। फिर आपका रिटेंशन करने की कोशिश करेंगे, वो आपको रिटेन करके रखेंगे, कीपिंग गुड एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड। उसके बाद सेपरेशन, मैनेजिंग रेजिग्नेशन, आपको वो सेपरेट कर देंगे कंपनी से कि आपको भाई जाना है, आपने रेजिग्नेशन कर दिया है, आपका रिटायरमेंट हो गया है, आपका टर्मिनेशन हो गया है। सो यही होता है एम्प्लॉय की लाइफ साइकिल, यही होती है, आना, रिक्रूट सिलेक्शन होना, ऑनबोर्डिंग होना, उसका डेवलपमेंट होना, उसको रिटेन करके रखना जब तक वो रहता है कंपनी के अंदर, उसके बाद वो सेपरेशन का स्टेज रहता है कि वो चला जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। ये आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यही होता है कि भाई फ्यूचर में जो हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्किल्स के साथ कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कैसा एम्प्लॉय होना चाहिए, वो सारे को प्लान करके रखना, ठीक है। की पॉइंट क्या होता है, फोरकास्ट फ्यूचर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट, की फ्यूचर में हमें एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए। आइडेंटिफाइज स्किल शॉर्टेज, कि भाई स्किल शॉर्टेज है, कोई एम्प्लॉय के पास कोई स्किल नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये, ठीक है। हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सपोर्ट वर्कफोर्स डेवलपमेंट, helps control labor cost, ensure proper utilization of employees। एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी प्लान्स टू ओपन 5 न्यू ब्रांचेज, जिसमें मैंने आपको बताया एक नई फैक्ट्री यहाँ पर ब्रांच हो गया। HRP हेल्प्स डिटरमाइन हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट स्किल्स विल बी नीडेड, ठीक है। सो यही होता है HRP। सो हम ऐसे ही शॉर्ट में पढ़ते चलेंगे ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप आगे लिख भी पाओ। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो यही होता है, ट्रेनिंग में क्या करा जाता है, उसको ट्रेन करना, उसको काम सिखाना, ये सब। ट्रेनिंग मेनली फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग स्किल्स फॉर द करंट जॉब वाइल डेवलपमेंट प्रिपेयर्स एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो वो ये कि ट्रेनिंग, एक एम्प्लॉय था, वो आया, उसको एक फैक्ट्री में एक मशीन चलानी थी, तो उसको मशीन चलाना उसको सिखा दी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। लेकिन अब डेवलपमेंट क्या होगा कि फ्यूचर में और एडवांस मशीन आ रही है, उसको सिखाने के लिए पहले से ही उसको प्रिपेयर करा के चल रहे हैं फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, या कहीं और नए डिपार्टमेंट में उसको काम कराने के लिए, कोई और नई मशीन पे काम कराने के लिए उसको डेवलप कर रहे हैं। सो ये होता है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मतलब करंट स्किल, जो करंट जॉब है उसके लिए स्किल्स प्रोवाइड करवाना, और डेवलपमेंट फ्यूचर ग्रोथ के लिए। की पॉइंट्स क्या होते हैं, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, डेवलप न्यू स्किल्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, prepares employees for future roles, improves job satisfaction, helps employees adapt to new technology। सो ये सारे पॉइंट्स हैं बेसिक से, आप ये लिख सकते हो हर जगह कि न्यू स्किल्स को डेवलप करना, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये सब। Competency management. Competency management is the process of identifying, developing and managing the knowledge, skills, abilities and behaviors required for successful job performance। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और पॉइंट्स के थ्रू भी। आइडेंटिफाइज रिक्वायर्ड competencies, मेजर एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज, आइडेंटिफाई स्किल गैप, प्रोवाइड सुटेबल ट्रेनिंग, help in recruitment and promotion, improves employee performance। Example, a sales manager may need competencies such as communication skills, negotiation, product knowledge and leadership। So competency management यही है कि आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना और मैनेज करना किसी की नॉलेज को। एक जो सेल्स मैनेजर है उसको कैसी कॉम्पिटेंसीज वाला पर्सन चाहिए, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जिसके पास नेगोशिएशन स्किल्स हो, जो अगर कोई सामने वाला 1000 रुपये का प्रोडक्ट 500-600 में ख़रीद रहा है, लेकिन जो सेल्स पर्सन है उसके पास नेगोशिएशन स्किल्स है, तो वो उसको 600 से 800 या 900 तक ला पाए, ठीक है। तो ये होता है नेगोशिएशन का। प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो गया काम के लिए, उसको कहा कि भाई बताओ अपने
क्या प्रोडक्ट है तुम्हारा और वो अच्छे से समझा ही नहीं पाया। सो ये होता है कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट। बस बेसिक से एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं और मैनेज करते हैं। मैनेजिंग द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस, की एक जॉब को पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, स्किल्स, एबिलिटीज़, नॉलेज क्या क्या चाहिए उसको मैनेज करना। नेक्स्ट है करियर मैनेजमेंट। Career management is the process of planning and managing an employee career growth and development within an organization. So वो ये career management कि भाई वो एक employee आया उसका पूरा career को manage करना कि भाई हम उसको कैसे future में career growth देंगे। ऐसा थोड़ा है कि वो एक सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन ही बन के रह जाएगा पूरे लाइफ टाइम, ऐसा नहीं होगा ना। उसकी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी उसको और एक सेल्स मैनेजर तक पहुँचाना पड़ेगा, ऐसी पोस्ट तक पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये है करियर मैनेजमेंट बेसिक सा। की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, आइडेंटिफाई करियर गोल्स कि उसके करियर गोल्स क्या हैं, उसको फिर उसी हिसाब से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना उसका। ऑफर प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ कि उसको प्रमोशन प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटी देना। हेल्प्स एम्प्लॉयज़ डेवलप न्यू स्किल्स, प्रोवाइड करियर गाइडेंस कि भाई तू एक काम कर, करियर में ये करने की कोशिश कर, अच्छे से मेहनत कर, ये काम कर, ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करना करियर मैनेजमेंट के अंदर। Improve employee motivation and retention. Example, an employee starts as sales executive, receives training, become a sales manager and later moves to regional manager position. So ये सब। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट देखो ये सारे जो आपको नाम पढ़ के समझ में आ रहे हैं, हेडिंग पढ़ के। करियर मैनेजमेंट क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट। अब टैलेंट मैनेजमेंट में क्या है, उसका टैलेंट को मैनेज करना, उसके अंदर जो भी टैलेंट है छुपा हुआ उसको बाहर निकालना और उसको ऊपर तक पहुंचाना। Talent management is the process of attracting, identifying, developing, motivating and retaining talented employees to meet an organization's current and future needs. की पॉइंट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स, प्रोवाइड करियर अपॉर्चुनिटी, रिटेन की एम्प्लॉयज़, प्रिपेयर फ्यूचर लीडर्स। अ कंपनी आइडेंटिफाई हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइड देम लीडरशिप ट्रेनिंग टू प्रिपेयर देम फॉर मैनेजमेंट पोजीशन। सो वो ये कि कोई पर्सन था कंपनी के अंदर या बाहर भी था, उसके अंदर देखा कि भाई इसके अंदर कुछ तो टैलेंट है, हम इसको अच्छा कर सकते हैं, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हैं, ये जाके स्टेज पे अच्छे से बोल पाता है, समझा पाता है अपनी बातों को, तो उसको एक्वायर करेंगे, उसको उसके अंदर टैलेंट है उसको एक्वायर करेंगे, फिर उसको मैनेज करेंगे और उसको फ्यूचर के लिए रेडी करेंगे, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करेंगे। यही होता है टैलेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैनेजिंग गिग एम्प्लॉयज़। गिग एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, गिग एम्प्लॉयज़ आर वर्कर्स हु वर्क on a temporary, freelance, contract or a project based basis rather than having permanent employment। मतलब कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसने क्या किया, एक गिग वर्कर को हायर करा कि भाई मेरी एक वीडियो बनाई है, मैंने इसको एडिट कर दे और मैं तुझे इतना पेमेंट कर दूंगा और तू घर जा। ये हो गया गिग एम्प्लॉयज़ का काम। लेकिन वहीं अगर एक कंपनी है उसको रेगुलर काम रहता है एडिटिंग का, तो उसने एक पर्सन ही हायर कर लिया कि भाई हमारे पास काम आए या ना आए तुझे इतनी फिक्स सैलरी मिलेगी। तो जो गिग वर्कर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कुछ टाइम के लिए काम करके वापस अपना चले जाते हैं, उनको परमानेंट जॉब नहीं मिलती। की पॉइंट्स क्या होते हैं, यूजुअली हायर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि भाई उसको पूरे टाइम सैलरी ना दे के जब भी काम पड़ेगा उसको बुला लेंगे, थोड़ा सा पैसा दे के काम हो गया अपना, वो घर जाए, हम अपना घर, हमारा खर्चा ही बचेगा। कैन रिड्यूस परमानेंट एम्प्लॉय कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया। नीड क्लियर कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क एक्सपेक्टेशन। सो पूरे क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसने काम कुछ उल्टा सीधा किया और कंपनी ने पे ही नहीं किया, या फिर उसने थोड़ा बहुत कुछ गलत हो गया था और कंपनी ने कहा हम तो बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो पूरा क्लियर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सो यही होता है मैनेजिंग गिग एम्प्लॉयज़। वर्चुअल एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, वर्चुअल एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयज़ हु वर्क रिमोटली एंड परफॉर्म देयर जॉब्स फ्रॉम लोकेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल ऑफिस। जैसे कि जो दूसरी कंट्री में होते हैं या फिर कहीं दूसरी सिटी में बैठ के काम करते हैं, वो नहीं आ सकते, वो ऑफिस से काम नहीं कर सकते। एंड सही रहता है कंपनी का और ख़र्चा बचता है, वो ऑफिस में आएगा, बिजली का बिल होगा, वो कॉफ़ी पिएगा, बैठेगा। और अगर कंपनी का खुद का ऑफिस रखेंगे, उनको अलग अलग जगह ऑफिस खोलना पड़ेगा, उसका रेंट का खर्चा आएगा। सो इससे बेटर है वर्चुअल एम्प्लॉय सही रहता है। ठीक है, परफॉर्म देयर जॉब्स फ्रॉम लोकेशन, ये सब बता दिया। की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, वर्क मेनली थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, कैन वर्क फ्रॉम होम और अनदर लोकेशन, रिक्वायर इफेक्टिव ऑनलाइन कम्युनिकेशन,
नीड प्रॉपर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़। अब इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो खुश रहता है यार, कौन घर पे बैठ के काम नहीं करना चाहता। उसका क्या है कि अपना काम करेगा, घर में अपना खाना खाएगा, बाहर जाके टाइम वेस्ट नहीं होगा आने जाने में, ऑफिस में 2-3 घंटे लग जाएंगे, उससे बेटर अपना घर पे काम करे और अपना कुछ और काम आ जाता है तो वो भी कर ले, बाद में चाहे शाम को काम कर ले, ऐसा रहता है। Can help organization access talent from different locations. Example, a software developer works from home and communicate with the company through email, video calls और and project management software. So ये होता है virtual employee। अब जैसे वहाँ पर वर्चुअल एम्प्लॉय था, यहाँ पर वर्चुअल टीम होगी। वर्चुअल टीम में क्या होगा, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो एक साथ काम करते हैं किसी पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट पे या किसी चीज़ पे। सो ये होता है वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम्स आर ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वर्क टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल। की पॉइंट्स क्या होता है, मेंबर वर्क फ्रॉम होम डिफरेंट लोकेशन, यूज वीडियो मीटिंग्स, ईमेल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नीड ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, टाइम जोन डिफरेंस कैन बी चैलेंजिंग। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इंडिया से काम करते हैं, बाहर की देश की कंट्रीज़ में या यूएस में काम करते हैं, टाइम जोन का डिफरेंस हो जाता है तो वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, यहाँ पर रात को काम करते हैं वो बैठ के, और दिन में सोते हैं क्योंकि बाहर के देश के टाइम के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। A project team has member from India, the US and the UK who work together through Zoom, Microsoft Team और online project management tools। सो यही होता है वर्चुअल टीम, मतलब जो ऑनलाइन रहती हैं टीम्स रहती हैं, जो ग्रुप होता है एम्प्लॉयज़ का कि भाई 4-5 लोग किसी पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट पे किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं मिलके। सो ये होता है वर्चुअल टीम, और वो दूर बैठे हैं, वो सारे के सारे अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं लेकिन सारे मिलके ग्रुप में एक काम कर रहे हैं। सो एक वर्चुअल टीम हो गई। नेक्स्ट है चेंजिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। देखो आपने देखा होगा कि मैंने यूनिट 2 में इतना आपको कुछ नहीं बताया। इंपॉर्टेंट बस क्या था, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि थोड़ा अलग टॉपिक था। बाकी ह्यूमन रिसोर्स और कंपिटेंसी मैनेजमेंट ये भी थोड़ा अलग था। बाकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट आप लिख ही सकते हो, करियर मैनेजमेंट, टैलेंट, ये सब तो आपको पता ही है। एंड इन सब का ईजी है, वर्चुअल टीम, वर्चुअल ग्रुप, वर्चुअल एम्प्लॉय। एंड ये जो पेपर होता है आपका ये इजी आता है, एचआरएम को इतनी बड़ी ये वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है। बस कुछ कुछ बेसिक से जो नए नए टॉपिक्स आपको लगते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी कुछ तो आप नाम में ही पता चल जाते होंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना ताकि आप वहाँ लिख पाओ, ऐसा ना कि ब्लैंक हो जाए। होता है ऐसा कि आपको पता तो है उसका मतलब करियर मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन वहाँ पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं आ रहे माइंड में, तो पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, और लिख लिख के कर लेना, थोड़ा और अच्छे से याद हो जाता है। चेंजिंग यूनिट 3 करते हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। डेफिनेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, रेफर्स टू द लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इमोशनल कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड कनेक्शन विद देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क। जैसे क्या होता है कि आप कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, ठीक है, आप कोई जाते हो कॉलेज में, तो आप गए, आपने वहाँ पढ़ाई करी, आप घर वापस आ गए, यही काम आप कर रहे हो। सो आपका जो एंगेजमेंट है वो बहुत कम है। लेकिन वहीं आप गए कॉलेज में, आपने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, टीचरों से बात करी, थोड़ा हेल्प करी, ठीक है, आपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। सो ये क्या होता है, पूरा एंगेजमेंट हो जाता है अच्छे से। इससे क्या होता है, आपकी और ग्रोथ होती है। ठीक है, वरना आप गए और पढ़ के आ गए वापस, तो ये सिर्फ स्कूल तक सही था। स्कूल में भी आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्टेज पे जाते थे, बोल पाते थे, वो थोड़ा और काफ़ी कुछ मतलब उनमें कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड हो जाता था। इसीलिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो नेचर है ये चेंज होता जा रहा है। पहले क्या था, अर्लियर एंगेजमेंट मेनली फोकस्ड ऑन सैलरी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, कि भाई हमारे हाथ में सैलरी आ गई और हम खुश हैं भाई, हमारा काम हो गया, कंपनी ज़्यादा परेशान नहीं करती, ज़्यादा बस अपना जाओ, काम से काम रखो, आ गए वापस। ठीक है, सो पहले ये होता था। लेकिन अब क्या है, आज के टाइम पे टुडे एम्प्लॉयज़ ऑल्सो एक्सपेक्ट रिकॉग्निशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड मीनिंगफुल वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज के टाइम पे क्या चाहिए कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सब मुझे पहचाने, मुझे रिवॉर्ड मिले, मुझे बोनस मिले, मेरी रिस्पेक्ट हो कंपनी के अंदर कि भाई देखो कितना अच्छा एम्प्लॉय है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, भाई सैलरी मिली, तुम अपने घर, हम अपने घर, काम से काम, बस इतना ही रहता था। और ग्रोथ पे भी इतना फोकस नहीं था, भाई मिल गया प्रमोशन मिल गया, वरना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। Remote and hybrid work have changed how employees stay connected. Technology has made communication faster. Employees expect better work-life balance. Organizations focus more on employees' well-being and mental health. ऐसा इंडिया में नहीं होता।
बहुत सारी कंपनीज़ में आज भी ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेंटली हरेस होता है, एम्प्लॉयज़ को किया जाता है। एम्प्लॉय फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल, a company allow employees to work from home, provide recognition for good performance and offer career development opportunities to improve engagement। So ये कि engagement बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि चलो आप कभी कभी घर से भी काम कर लिया करो और हम आपको रिवॉर्ड भी देंगे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि भाई आपको फ्यूचर में वो मिल सके, प्रमोशन मिल सके और आप एक अच्छी पोस्ट पे जाके और अच्छी सैलरी के साथ काम कर सको। सो ये सब किया जा रहा है ताकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़े, क्योंकि वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना अपने काम से काम रखेंगे तो उन्हें कंपनी से कुछ मतलब नहीं है। कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी कोई कर पा रही है, प्रोडक्ट लॉन्च कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा होता है लेकिन कि कंपनी का जो कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बल्कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कंपनी का ही प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन उनकी सैलरी भी इतनी नहीं बढ़ती ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं कि भाई हमारी कंपनी का काम हुआ है, हम खुश हैं। और इसलिए कंपनी ईसॉप भी करती है, ठीक है। ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, जो मतलब कंपनी उनको शेयर्स देती है थोड़े कम प्राइस पे, ऑफर करती है उनको कि आप खरीद सकते हो थोड़े कम प्राइस में। सो ये होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स, मॉनिटरिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। वो ये है कि उसको कंटिन्यूस देखते हैं, उसको गोल सेट करते हैं कि भाई तूने इस साल तूने हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो 5,000 सेल करे, तो अगले साल तू 6,000 कर या 7,000 कर, ठीक है। तो वो गोल सेट करके चलते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, सो यही करते हैं और वो मॉनिटर भी करते हैं कि वो कैसा कर रहा है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो ग्रोथ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। की पॉइंट्स: सेट्स क्लियर परफॉर्मेंस गोल, मॉनिटर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, मान लो वो सेल्स नहीं कर पाया, तो उससे फीडबैक लेते हैं, उसको देते हैं कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ये क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछते हैं। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, कि भाई उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर काम करते हैं। उसको फिर उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, उसको फिर प्रमोशन और रिवॉर्ड दिए जाते हैं, और उसको अलाइन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसे कि अ सेल्स एम्प्लॉय इज गिवन अ टारगेट ऑफ 10 लाख पर मंथ, HR एंड द मैनेजर रेगुलरली रिव्यू परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक। सो जो कि भाई 10 लाख पर मंथ का जो इसको टारगेट दिया गया कि भाई तुझे इतने प्रोडक्ट सेल करने इतने प्राइस के, तो इसीलिए अब वो क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे और उसको फीडबैक भी देते रहेंगे कि एक काम कर, तू थोड़ी और मेहनत कर, या ये काम कर, या फिर ये स्ट्रेटजी यूज़ कर ताकि तेरी और सेल्स हो पाए। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ये तो पता ही है आपको, कंपनसेशन क्या होता है एंड बेनिफिट्स रेफर्स टू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज़ इन रिटर्न फॉर देयर वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। कि किसी एम्प्लॉय ने बहुत मेहनत करी, काम किया, सो उसको कंपनसेट किया, उसको बोनस दिया, सैलरी दी, वेजेस दिए। ये कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, सैलरी दे दी भाई, बेसिक पेमेंट जो वो करता है उसका तो पैसा वो देते ही हैं, सो ये हो गया। बोनस कर देंगे प्रोवाइड, ठीक है, कि कुछ और एडिशनल पेमेंट दे देंगे कि भाई तूने ज़्यादा अच्छे से काम किया, कम टाइम में किया, तो हम तुझे कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं। कुछ इंसेंटिव दे देंगे, ठीक है, कि भाई तूने ये टारगेट अचीव किया तो इसके लिए ये पैसे पकड़। अलाउंस दे देंगे, इंश्योरेंस दे देंगे, पेड लीव्स दे देंगे, और रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इससे क्या होता है, अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, ठीक है, और भी ज़्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई देखो उसकी कंपनी में तो इतना बढ़िया काम हो रहा है। होता है ना लोगों को कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करेंगे हम तो गूगल में करेंगे या फिर बड़ी कंपनीज़ में करेंगे, क्यों? क्योंकि वो भाई इतने बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और मेहनत करते हैं उस कंपनी में जाने के लिए। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, helps retain employees, reward good performance. Example, an employee receive 40,000 salary plus performance bonus, medical insurance and paid leaves. So ये होते हैं compensation and benefits. Compensation for special groups. Compensation for special groups refers to designing suitable pay and benefits for employees or groups whose work conditions, skills और responsibilities are different from regular employees. So जो compensation होता है special groups, देखो होते क्या हैं, जैसे कि कोई employee है, वो organization में काम कर रहा है, नॉर्मल आता है डेली और अपना कंप्यूटर पे बैठता है, कंप्यूटर पे बैठ के अपना सारा काम कर लेता है और अपना चला जाता है, ठीक है। वो तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो गया जो रेगुलर है। वहीं एक एम्प्लॉय ऐसा है
जो बाहर जाता है, कंपनी का बड़ा बड़ा काम संभालता है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आता है, ठीक है, ऊपर से वो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाता है, तो उसका कंपनसेशन अलग होगा रेगुलर एम्प्लॉयज़ से। भले ही थोड़ा पोस्ट वाइज या फिर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बट उसको एक अलग, जैसे एक मैनेजर है, एक मैनेजर कंपनी में काम कर रहा है, वहीं एक मैनेजर बाहर से अपने क्लाइंट लेके आ रहा है, ठीक है, ये सब कर रहा है, तो उसका कंपनसेशन एक अलग होगा, ठीक है। सो ये होते हैं स्पेशल ग्रुप्स। स्पेशल ग्रुप्स में इंक्लूड एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर मैनेजर, सेल्स एम्प्लॉयज़, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, एक्सपेट्रिएट्स, रिमोट गिग वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन हज़ार्डस कंडीशन, जैसे कि आपने देखा होगा जो माइनिंग में, कोल माइनिंग में काम करते हैं, खैर इनको पैसे भी कम मिलते हैं, इंडिया में तो खैर कम ही मिलते हैं, बट बाहर की कंट्रीज़ में इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि भाई बहुत डेंजरस काम है, इनकी डेथ भी हो सकती है उसमें, सो इसीलिए इनको ज़्यादा कंपनसेशन दिया जाता है। सो यही होता है स्पेशल ग्रुप्स को कंपनसेशन देना, जो अलग ही काम करते हैं, मतलब नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की तरह काम नहीं करते, उनके काम बहुत अलग तरीके के होते हैं, बाहर जाके होते हैं, रिस्की होते हैं, तो उनको पेमेंट भी अलग ही मिलता है, जो कि सही बात है। कंपनसेशन में डिपेंड्स ऑन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल अलाउंस में भी प्रोवाइडेड, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ये सब, ठीक है। एक्सपेट्रिएट्स में रिसीव हाउसिंग एंड ट्रैवल बेनिफिट, जो मतलब एक्सपर्टीज़ होते हैं, अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, उनको जो एक पर्टिकुलर डिग्री हासिल करके, एक पीएचडी हासिल करके एक पर्टिकुलर काम के लिए आते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। सेल्स एम्प्लॉयज़ हो गया, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड मिलते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव में रिसीव बोनसेज एंड स्टॉक बेस्ड बेनिफिट। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय सेंड टू वर्क इन अनदर कंट्री में रिसीव सैलरी प्लस हाउसिंग, ट्रैवलिंग एंड फॉरेन लोकेशन अलाउंसेज। सो वो ये कि सैलरी भी मिलेगी उसको, रहने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा सब मिलेगा, क्योंकि भाई वो कंपनी के लिए जा रहा है ना एट द एंड, और कंपनी के लिए काम कर रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस एंड द गवर्नमेंट इन द वर्क प्लेस। मतलब कि इंडस्ट्रियल जो रिलेशन होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ भी आते हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब दे रहे हैं, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, जो पूरी एक यूनियन बनाई जाती है कि भाई कुछ गलत ना हो वर्कर्स के साथ, लेबर के साथ, और गवर्नमेंट, ये सब आते हैं। इन सब के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो ध्यान रखती है कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा फैक्ट्री में लेबर्स के साथ, एम्प्लॉयर्स, कि भाई कोई एम्प्लॉयर्स का नुकसान ना कर दे, ठीक है, कि भाई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लगा दी एम्प्लॉयज़ ने, अच्छी बात थोड़ी ना है भाई, उसका नुकसान हो गया अगले बंदे का, इसका कुछ और सॉल्यूशन भी हो सकता था। तो ऐसे पूरा जो इस्टेब्लिश होता है मतलब रिलेशन, उसको इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं। की पॉइंट्स क्या होते हैं? मेंटेन्स हेल्दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, डील्स विद वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। हैंडल्स वर्क प्लेस डिस्प्यूट, ये इसीलिए होता है कि वर्क प्लेस में जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सके। इन्वॉल्व्स ट्रेड यूनियंस, प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि भाई सब साथ में मिलके बार्गेनिंग कर पाते हैं कि भाई हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, कम चाहिए। उसके बाद हेल्प्स प्रिवेंट स्ट्राइक एंड लॉकआउट। कमेंट करके बताना स्ट्राइक्स क्या होती हैं, लॉकआउट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है लॉकआउट में, कमेंट करके बताना क्या होता है। प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड कॉपरेशन। एग्जाम्पल, अ ट्रेड यूनियन डिस्कसेस सैलरी इंक्रीजेस एंड वर्किंग कंडीशंस विद कंपनी मैनेजमेंट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। सो एक ट्रेड यूनियन है, उसने क्या किया, डिस्कस किया सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट के साथ। तो सब ने मिलके, सारे एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, मिलके बताया कि भाई हमें तो इतनी सैलरी पे हो जाएगा हमारा काम। तो ट्रेड यूनियन ने उस कहा कि ठीक है, हम इस बात को आगे रखेंगे। तो यही होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसलिए ज़रूरी होता है। सो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है वर्क प्लेस लॉज एंड रेगुलेशंस। Workplace laws and regulation are legal rules that organization must follow to protect employees and ensure fair and safe employment practices, ठीक है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो वर्क प्लेस के लिए जो रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाए गए हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। जैसे कि कुछ की एरियाज़ होते हैं कि मिनिमम वेज पेमेंट करना है, कि भाई मिनिमम वेज इतना होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने रख रखा है 600-700 रुपये, 700-800 रुपये मिनिमम वेज, तो आप उसको 300-400 रुपये, 200-300 रुपये देके निपटा रहे हो। वर्किंग आवर और लीव भी सही होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए कि कितना वर्किंग आवर है, क्या लीव है। वर्क प्लेस की हेल्थ एंड सेफ्टी, कोई अगर बिल्डिंग में काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर कैसी हेल्थ सेफ्टी है। सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स,
प्रिवेंशन ऑफ वर्क प्लेस हरेसमेंट, इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्मिनेशन रूल्स, सब कुछ होना चाहिए। सो ये कुछ की एरियाज़ होते हैं जिसके लिए वर्क प्लेस के जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस आपको पता ही चल रहा होगा कि एम्प्लॉय के राइट्स को भाई प्रोटेक्ट करना है, फेयर ट्रीटमेंट हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करा जा सके, कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, कि जो ठेकेदार है उसने दिए 200-300 रुपये, लात मार के भगा दिया कि जाओ कल से आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो एप्लीकेबल लॉज रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, वेजेस, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड वर्क प्लेस हरेसमेंट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर and employees regarding employment condition, communication, rights, responsibilities and workplace cooperation. Key points क्या हैं? Promote good communication, build trust between employees and management, deals with employee grievances, helps resolve workplace conflict. So इसीलिए होता है ये employment relation, इसलिए important रहता है कि इससे एक तो अच्छा communication promote होता है, trust बनता है management की और employee के बीच में, डील्स विद एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस की उसका कोई प्रॉब्लम है भाई, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन की कुछ भी दिक्कत हो रही है तो उसको करने के लिए। हेल्प रिजॉल्व वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट की भाई वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं काम को लेके, उन सबको सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयमेंट रिलेशन बहुत ज़रूरी होता है कि एक मैनेजमेंट का और एक एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे। इनकरेजेस कॉर्पोरेशन, हेल्प्स मेंटेन अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एग्जांपल, if an employee has a complaint about working condition, HR discusses the issue with the employee and management and work towards a suitable solution। कि एक suitable solution के लिए वो करें कि उसको कोई दिक्कत हो रही है कि भाई सेफ्टी अच्छी नहीं है, मुझे हेलमेट नहीं दिया जा रहा, बेकार क्वालिटी का हेलमेट दिया जा रहा है कि मैं गिर गया तो मेरा सर फट सकता है। सो ये सारी चीज़ों को उसने किया डिस्कस और बस। सो ये होता है एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4। सो स्टार्ट करते हैं, मैंने इस पर लिखा नहीं है बट ये यूनिट 4 है आपकी। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको थैंक यू सो मच देखने के लिए, एंड आपका ही फ़ायदा है एंड मेरा भी फ़ायदा रहेगा इसमें। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कुछ भी पूछना हो तो, एंड जो मैंने पहले कहा था आपको कमेंट करने के लिए कि लॉकआउट और स्ट्राइक का मतलब बताना, ज़रूर आप कमेंट करके बताना उसको, एंड अपना आपने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कुछ किया, स्किल्स पे काम किया कि नहीं किया, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे आपके, उनको बता देना कि भाई ऐसे चैनल है। इस बार मैं थोड़ी और अच्छी वीडियोज़ में काम करने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। पहले थोड़ी दिक्कत हुई थी, सच बताऊँ तो सिलेबस नया आया था तो उसमें मुझे थोड़ी सी खुद को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा था, दिक्कत हुई थी, बट अब थोड़ा सही हो गया, थोड़ा लगा है पता कैसा पेपर बन रहा है, क्या चक्कर है, तो इस वजह से अब थोड़ा सही रहेगा। और तो स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी, HR, एनालिटिक्स एंड इनोवेशन। सो HR टेक्नोलॉजी क्या है इसमें? HR टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली। HR एनालिटिकल्स क्या होता है? एनालिटिक्स is the use of employee data and analysis to make better HR decision। सो वो ये कि कोई टूल होगा उसमें उसका डाटा फीड करा कि भाई इसने इतनी सेल्स करी, इसने इतना वो करा और इसने इतने टारगेट्स अचीव करे, तो उसके ऊपर उन्होंने सब कुछ सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा फीड कर दिया और उससे AI के थ्रू पूछ लिया कि भाई सबसे ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय कौन लग रहा है आपको, किसको रिवॉर्ड देना चाहिए, तो वो अपने आप एनालिसिस करके डाटा के बेस पे तो बता देगा। सो ये होता है HR एनालिटिक्स, ठीक है। और HR टेक्नोलॉजी भी कुछ ऐसा ही है कि भाई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं HR के, जैसे कि की पॉइंट्स क्या हो गया? ऑटोमेट्स HR एक्टिविटीज़, हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल तो क्या करते हैं कि रिज्यूमे आया, कंप्यूटर में डाला उन्होंने, अपना फीड कर दिया और उसने सब कुछ एनालाइज कर लिया कि कौन जॉब के लायक है कौन नहीं है, तो उसके बेस पे फिर उन्होंने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन स्टार्ट किया। ट्रैक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में हेल्प करता है, जो मैंने आपको बताया। हेल्प्स प्रिडिक्ट एम्प्लॉय टर्नओवर, कि वो बताता भी है कि कौन छोड़ के जा सकता है, क्या है कि कितना टर्नओवर हो सकता है। सपोर्ट्स डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, सेव्स टाइम एंड रिड्यूस HR कॉस्ट। एग्जाम्पल, अ कंपनी यूजेज सॉफ्टवेयर टू एनालाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई विच एम्प्लॉय आर लाइकली टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने वाला है, क्योंकि पहले से ही पता लग जाता है कि भाई काम पे थोड़ा कम फोकस कर रहा है, ये सब ऐसे करके। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन
and analytics. Human resource information system is a technology based system used to collect, store, manage and process employee information. So वो ये सेम सेम सही है थोड़ा, एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि एक नया टॉपिक है, ठीक है। और एच आर एनालिटिक्स आपको बता दिया। बेस्ड HRIS इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम यूज टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। की पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टोर करता है एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को, मैनेज करता है उनकी अटेंडेंस को, उनकी लीव को, क्योंकि आप लिख नहीं सकते ना कहीं ऐसे आप लिखोगे उसमें रजिस्टर में वो खो गया या किसी ने गलत चढ़ा दी कि भाई मैं तो आया था, लेकिन अब क्या सारा स्कैनर के थ्रू, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू सब हो रहा है। मेंटेन सैलरी इन्फॉर्मेशन, हेल्प्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रोवाइड यूजफुल HR रिपोर्ट्स, सपोर्ट्स डाटा ड्रिवन डिसीजंस। सो यही होता है। एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस HRIS टू मेंटेन एम्प्लॉय अटेंडेंस, सैलरी, लीव एंड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इन वन सिस्टम। सो यही होता है। इसको कर लेना, पढ़ लेना कि भाई अगर आ जाता है कि ये क्या होता है बता देना। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, लीव को, अटेंडेंस को, इन सबको मेंटेन करने में यूज़ होता है, पैसा बचाता है, सारा रिकॉर्ड अच्छे से रखता है, ठीक है, और यूज़फुल डाटा रिपोर्ट्स बनाता है, परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें लिख देना, ईजी है। आगे करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनोवेशंस। HRM इनोवेशंस आर न्यू आइडियाज़, मेथड्स, टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिक्रूटमेंट, रिमोट एंड हाइब्रिड वर्किंग, डिजिटल लर्निंग एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, डाटा बेस्ड परफॉर्मेंस। सब वही है बेसिक सा कि इनोवेशन का यूज़ कर रहे हैं, ये सब यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे सच में समझ नहीं आता ये टॉपिक्स को एकदम पास में इतना क्यों रखते हैं। थोड़ा अलग करके आप कोई नया टॉपिक ऐड कर सकते हो, कोई नई चीज़ें, कोई थ्योरीज ऐड कर सकते हो, लेकिन वही सब सेम रहता है। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, AI, वही सब लिख सकते हो आप, ठीक है। Digital employee engagement tools. A company uses AI-based recruitment system to screen thousands of job application quickly. वही जो मैंने आपको बताया। HRM इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये थोड़ा अलग हो जाता है कि एक HRM, एक छोटी कंपनी में HRM कैसा रहता है। HRM in SMEs refers to managing employees in a small and medium-sized businesses according to their limited resources and specific requirement. Key points क्या होते हैं, usually have smaller HR department, बहुत छोटा HR department होता है, 4-5 लोग हो गए या काफ़ी कम लोग होते हैं। Limited financial resources होते हैं इनके पास। रिक्रूटमेंट में डिपेंड ऑन लोकल टैलेंट, जो अब छोटी कंपनी है, अब कहाँ दूसरे स्टेट से लेके आएंगे, अपने आसपास की सिटी में से ही कोई हायर कर लेते हैं वो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में परफॉर्म मल्टीपल रोल्स, अब जैसे कि छोटी कंपनी है तो एक ही एम्प्लॉय को वही बोल देंगे तो एक काम कर, यहाँ कंप्यूटर पे ये काम कर दे, बाकी वो एक बार जाके मशीन भी देख आई उसे भी चला दियो, ऐसा बोल देगा वो। अब करना पड़ेगा यार, उसको पैसे चाहिए। अब अगर वो उसने बोला मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना कंप्यूटर करूँ, वो तो बोलेगा जा हम किसी और को हायर कर लेंगे। यही तो प्रॉब्लम है ना जॉब्स की, इस वजह से उसको मजबूरी में करना पड़ता है। और सही भी है, छोटी कंपनी है, ज़्यादा वो नहीं रहता। अब बड़ी कंपनियों, बड़ी फैक्ट्रियों, बड़ी मशीनों, तो हर एक मशीन के लिए अलग चाहिए ट्रेनिंग इज़ ऑफन इनफॉर्मल। ट्रेनिंग जो होती है वो थोड़ा इनफॉर्मल वे में रहती है, थोड़ा कैजुअल वे में, चलो आ जाओ सिखाते हैं तुमको, ऐसे करना है, ऐसे कभी पूछ लेते हैं, वैसा रहता है। कोई प्रॉपर सेमिनार नहीं होते कि बिठा के दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन करा रहे हैं, कोई बड़ा बाहर से कोई आ रहा है मशीन को सिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़ कैन बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग रह सकता है क्योंकि छोटी कंपनी है। तो ऐसा हो सकता है कि मालिक जो है वो डेली आए काम पे और वो डेली चेक करे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन बड़ी कंपनी में क्या होता है, चेयरमैन का फेस बस तभी दिखता है या मैनेजिंग डायरेक्टर्स का तभी दिखता है जब वो बस कुछ बड़ा फंक्शन होता है और वो भी दूर बैठे होते हैं, एम्प्लॉय पीछे रहते हैं, ऐसा होता है। Flexible decision making is common. Example, a small business with 30 employees may not have a separate HR department, so the owner or managers handles recruitment. सारा काम वही करते हैं। 30 employees में क्या संभालेंगे भाई, वही खुद बैठे बैठे कर देते हैं सारा काम। तो ये होता है HR एक छोटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना। नेक्स्ट है HRM इन द सर्विस सेक्टर। सो सर्विस सेक्टर में क्या होता है, इन्वॉल्व मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ हु प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू कस्टमर सच एज एन बैंक्स, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड IT कंपनीज। सो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे, वहाँ तो एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय गया, उसने एक वर्कर गया,
उसने एक बनाया प्रोडक्ट और वो बना के पैकेज कर दिया, वो कौन सा कस्टमर को डायरेक्टली जाके खिला रहा है कि भाई देखो खा के बताओ कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। अब अगर एक बैंक का एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, वो आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो बहुत बेकार इंप्रेशन जाएगा उस बैंक का या होटल का या हॉस्पिटल का या एजुकेशन का। सो इसीलिए सर्विस सेक्टर में एचआरएम थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। कैसे? एम्प्लॉय जो होता है वो डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन करता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ भी इधर उधर या कुछ गलत बोला तो उसी बात पे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा ये रिक्वायर्ड होता है कि आप कैसे जाओगे। आपने देखा होगा होटल में जो काम करते हैं, जो वहाँ पर बताया जाता है कि आपको ऐसे रूम ओपन करना है, ऐसे नॉक करना है, पहले उनको एंटर होने देना है, फिर आपको पूछना है, फिर आपको ऐसे ऐसे बताना है कहाँ पर आप जा सकते हो, कहाँ पर नहीं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। एम्प्लॉय बिहेवियर अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो ये यहाँ पर एम्प्लॉय का बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर वो प्यार से बात करेगा तो एम्प्लॉय खुश होगा, वो बदतमीज़ी थोड़ा एटीट्यूड में रहेगा तो वो अलग रहेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसके साथ क्या है, वो तो आएगा प्रोडक्ट यूज़ करेगा अपना, हो गया, कोई इंटरेक्शन नहीं है। परफॉर्मेंस एंड सर्विस क्वालिटी नीड रेगुलर मॉनिटरिंग, एम्प्लॉय मोटिवेशन इज important. Example, a hotel trains its employees in communication and customer service because their behavior directly affect guest satisfaction. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेजर चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड अडेप्ट टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशन। सो ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना, उसमें चेंजेस लाना ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सके और नई नई बिजनेस कंडीशंस को अडेप्ट कर सके। एचआर लीडरशिप क्या होता है? मीन्स गाइडिंग एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है तो उनको गाइड करना ज़रूरी है। वरना क्या होता है, वो सोचते हैं कि भाई उनको गाइड नहीं किया, वो चेंज नहीं होते, वो बोलते हैं कि भाई बेकार है, ये तो पता नहीं क्या नए नए रूल्स रेगुलेशन लाते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एचआर लीडरशिप, क्योंकि उनको ना गाइड करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, और उनको वो जैसे आपने देखा होगा, होता है ना आपके साथ कॉलेज में, जैसे कुछ हो जाता है कि भाई डेली तो टाइम टेबल नॉर्मल चल रहा था 2-3 महीने से, एकदम से उन्होंने अलग ही टाइम टेबल कर दिया कि अब शाम को भी क्लासेस होंगी या बीच में गैप होगा या सुबह थोड़ा लेट क्लासेस शुरू होंगी। तो आपको गुस्सा आता है कि भाई पहले तो हम इतना जल्दी घर जा रहे थे, अब ये कर दिया। सो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है ताकि उनको गाइड करा जा सके कि भाई मैनेज करो, थोड़ा एडजस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, ऐसा। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना, ये भी ईजी है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। सो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन क्या होता है? मीन्स क्रिएटिंग अ वर्क प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स आर रिस्पेक्टेड, ट्रीटेड फेयरली एंड गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड सक्सीड। ठीक है, सो ये होता है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। जैसे कि इसमें की पॉइंट क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हैविंग पीपल with different background and characteristics. Equity क्या होता है? Providing fair opportunities and support. Inclusion, creating an environment where everyone feels respected and valued. Reduce workplace discrimination, improve creativity and innovation, promotes better teamwork. So inclusion समझ में आ गया होगा, creating एक ऐसी environment जहाँ पर सब respected and valued feel करें। ऐसा ना हो कि कोई अपना बाहर की कंट्री से आया इंडिया में काम करने के लिए और वो क्या कर रहा है, यहाँ की इंडिया की कंपनी क्या कर रही है, उसको तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, अपने लोगों को ज़्यादा दे रही है। ठीक है, सो इससे उसको थोड़ा अलग फील होगा एंड हो सकता है वो बाहर जाके फिर बोले कि वहाँ तो ऐसा ही होता है, वहाँ तो बाहर के देश के लोगों को कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं करते, भले ही वो कितना अच्छा काम करे। ठीक है, एग्जाम्पल, अ कंपनी हायर्स एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि होता है ना, जो पॉलिटिशियन होता है वो जनरली अपने चिल्ड्रंस को फेवर करते हैं दूसरों को ना करके। सो यही रहता है, बस आप ये समझो एक तरीके से। यहाँ थोड़ा पॉलिटिकली बात होगी, बट कंपनी में भी ऐसा होता है कि कोई बाहर के देश से आता है तो अपने इंडिया के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बाहर के को कम देते हैं। एंड सेम चीज़ में भी हमारे साथ हो सकती है कि हम बाहर जाएँ और वो थोड़ा हमारे साथ अलग करें कि भाई ये तो इंडिया के हैं, हम तो अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा। Workplace wellness refers to programs and practices that promote the physical, mental and overall well-being of employees.
की पॉइंट्स क्या हैं इसके? प्रमोट हेल्दी वर्किंग कंडीशन, सपोर्ट एम्प्लॉयज़ मेंटल वेलबींग, इनकरेजेस वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोवाइड हेल्दी हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम, रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस, कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। सो ये सारे कुछ पॉइंट है, वो ये एक वर्क प्लेस पे कैसी हेल्थ एंड वेलनेस के लिए फिजिकल मेंटली सारे काम करते हैं, वो कुछ प्रोग्राम कर देते हैं ये सब। एग्जाम्पल, अ कंपनी प्रोवाइड हेल्थ चेकअप, फिटनेस एक्टिविटीज़, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड वेलनेस प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयज़। सो ये होता है वर्क प्लेस वेलनेस। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी गोल्स एंड HRM। सस्टेनेबिलिटी HRM मीन्स मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ वे दैट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल गोल्स। की पॉइंट्स क्या हैं? प्रमोट environmental friendly practices, encourages responsible use of resources, develop employee awareness sustainability, supports employee well-being, encourages ethical business practices, help achieve organization sustainability goals. Example, a company reduces paper use by using digital HR records and trains employees to follow environmental friendly practices. So वही है सस्टेनेबल गोल उन्होंने क्या करा HRM में कि एक काम करते हैं, पेपर का यूज़ ना करके हम सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं, HR का ये सब रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लेना फिर भी, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है ये, बट ये देख लेना ग्रीन HRM एंड चैलेंजेस क्या होता है। ग्रीन HRM होता है क्या, थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है और मुझे तो समझ नहीं आता है इन सब टॉपिक डालने का मतलब क्या होता है। ग्रीन HRM refers to using HR policies and practices to promote environmental sustainability within an organization। की प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? पेपरलेस HR प्रोसेस होता है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो गया, एनर्जी सेविंग वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है, इनकरेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग, एनवायरमेंटल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़, रिवॉर्डिंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर। आपको लगता है ऐसा होता है कि कंपनी में कि आपने 5 पेड़ लगाए जाके और कंपनी कह रही है अरे वाह क्या काम करा है, इस बात पे तो तुझे 500 रुपये मिलने चाहिए, हर एक पेड़ के 100 रुपये। सो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक, आप खुद सोचो एक IT कंपनी में ग्रीन HRM का इन सब का क्या मतलब है? वो अपना काम ही पहले ढंग से कर लें, वो ही अच्छी बात है, अपने एम्प्लॉय को ही संभाल लें, इन्वायरमेंट को तो बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये होते हैं मेजर चैलेंजेस। अगर इन्वायरमेंट को ही देखना है तो तुम भाई कुछ रिन्यूएबल या फिर अपनी कंपनी की कोई एक सेपरेट एक सब्सिडरी खोल सकते हो, ठीक है, जो इन्वायरमेंट का सारा काम करे, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस पेपरों में रहता है, थ्योरेटिकल रहता है। आपको पता है कितना इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं लोग अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए, अपनी कंपनी लगाने के लिए, अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए, ठीक है। मेजर चैलेंजेस आप देख सकते हो, वो ये रेजिस्टेंस टू चेंज, लैक ऑफ एम्प्लॉय अवेयरनेस, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, नीड फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इनकरेज करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो तो यूज़ करेंगे ना, रोड अच्छे हो तो यूज़ करेंगे ना भाई। इतना ट्रैफिक लगा रहता है, अब कम से कम आदमी खुद की बाइक लेके जा रहा है, इधर उधर से निकल के अपना पहुंच ही जाता है, वहीं गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बस इतनी बड़ी वही फंसी पड़ी है 4-5 घंटे से, इसलिए कोई यूज़ भी नहीं करता है। एंड ये इतना सही भी नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में सही रहता है जहाँ पॉपुलेशन भी कम है एंड जहाँ पर लोग थोड़ा अवेयर भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, ठीक है, बट इंडिया में सब नहीं चलता इतना। एग्जाम्पल, अ कंपनी कंडक्ट्स ऑनलाइन इंटरव्यू, यूजेस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड इनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर यूजेज। मुझे तो समझ नहीं आता भाई, सारा काम वैसे भी आजकल सब ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है, और ये मतलब क्या ही कर लेंगे, ये सारा काम तो ऑनलाइन तो होता ही है। इंटरव्यू और इंटरव्यू चलो ऑनलाइन भी ना कराओ, ठीक है, आप कंपनी में भी जाते हो तो कंपनी में भी जाके एक पेपर यूज़ करते हैं वो बस उसके लिए, आपके रिज्यूमे के लिए, बाकी सारा तो वो कौन सा आप पेपरों से बोल रहे हो कि भाई पेपर पे लिख लिख के दे रहे हो कि भाई ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, ये रहा, सब तो आप फेस टू फेस बोलते हो ना, फिर भी पता नहीं क्या है ग्रीन HRM का सिस्टम। बस यही था सब, बाकी आज का ये था वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। हम गोल रखते हैं 2000 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है, 1700 के पास हमारे हैं, तो हम 2000 का गोल रखते हैं इस बार इस सेमेस्टर्स में। बाकी आप अच्छे से वीडियो देखना, कुछ समझ ना आया तो दोबारा से देखना। एंड ये ग्रीन HRM ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ ये क्यों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा लिखने के लिए नहीं मिलेगा। भैया आप ग्रीन HRM में क्या लिखोगे अगर आगे, तो इसलिए पढ़ लेना बस, ठीक है। अगर HRM हो तो उसमें तो आप लिख भी दो 50, आप जितने पॉइंट चाहे उतने लिख दो, घुमा फिरा, लेकिन इसमें क्या ही लिखोगे ग्रीन HRM में, आपको खुद ही नहीं पता होगा क्या होता है ये, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये लिख लेना, ठीक है। बाकी
बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।